हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मेराज सर। और इस वीडियो में हम लोग समरूप और सर्वांक्षम के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को समरूप और सर्वांक्षम में अंतर समझ में नहीं आता है कि समरूप क्या होते हैं और सर्वांक्षम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समरूप, सर्वांक्षम और त्रिभुज जो होते हैं वो किस नियम के तहत समरूप होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग समरूप के बारे में जानते हैं। समरूप हम लोग कहेंगे किसको? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सम। सम मतलब क्या होता है? एक जैसा। और रूप समझ ही रहे हैं, जिसका रूप एक जैसा हो वही क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। फिर से समझिए, समरूप। सम मतलब बराबर और रूप मतलब समझ ही रहे हैं आप। तो जिसका रूप एक जैसा हो वही क्या कहलाएगा? समरूप। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, और एक ये भी वृत्त है। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है 7 है, इसकी जो रेडियस है 10 है। तो ये बड़ा छोटा तो है, ये बड़ा छोटा तो है। इसका रेडियस, इसका त्रिज्या जो है 7 है और इसका त्रिज्या 10 है, पर देखने में दोनों कैसा है? एक जैसा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए, कोई भी आकृति हो अगर वह एक जैसा होता है, देखने में एक जैसा होता है, उसका रूप एक जैसा होगा तो वह क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। जैसे वृत्त, एक छोटा वृत्त है और एक ये बड़ा वृत्त है। तो छोटा वृत्त, इसका त्रिज्या जो है 7 है, इसका त्रिज्या 10 है। तो ये बड़ा छोटा तो है लेकिन इसका रूप एक जैसा है, तब हम इसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ऐसा कोई भी आकृति हो जो एक जैसा, देखने में एक जैसा लगे तो वह समरूप होगा। जैसे कोई एक वर्ग है, तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये वर्ग है और इसकी भुजा जो है 4 है, तो 4 अगर ये होगा तो 4 ये भी होगा, 4 ये भी होगा, 4 ये भी होगा। तो ये अगर वर्ग है और एक कोई दूसरा वर्ग है, कोई दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा जो है 6 है, तो ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब देखिए, ये इसका आकार और इसका आकार दोनों में अंतर तो है, लेकिन यह देखने में एक जैसा है, यह देखने में एक जैसा है, इसलिए क्या होगा? समरूप होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दो आकृति जो देखने में एक जैसा हो, अर्थात उसका रूप एक हो, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, रूप एक जैसा हो तो वह समरूप कहलाएगा। सम मतलब बराबर और रूप समझ ही रहे हैं। तो जिसका रूप, जब दो आकृति का रूप एक जैसा होगा तो वह समरूप कहलाएगा। जैसे कोई समबाहु त्रिभुज ले लें हम, इस तरह की। फिर एक और कोई समबाहु त्रिभुज ले लें। तो ये भी समरूप होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज ये भी है, समबाहु त्रिभुज ये भी है, देखने में एक जैसा है, आकार बड़ा छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है। समरूप को देखने के लिए, पहचान करने के लिए हमें चाहिए कि वह, उसका रूप एक जैसा हो, तो हम कहेंगे कि वह समरूप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? क्या सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। अब देखिए दोनों को, दोनों तो त्रिभुज ही है ना। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। क्या यह देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, देखने में एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये समरूप नहीं होगा। तो त्रिभुज की समरूपता को समझने के लिए कुछ रूल्स है, जिसको हम लोग आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे।
पहले हम लोग यहाँ समरूपता के बारे में नॉर्मल जान लेते हैं, समरूप क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि जब दो आकृति एक जैसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे सभी वृत्त क्या होंगी, समरूप होगी। सभी वर्ग क्या होंगी, समरूप होगी। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। अगर कोई अन्य त्रिभुज है तो उसके लिए आगे हम लोग रूल्स जानेंगे, किस तरह से हम लोग जांचेंगे कि वो समरूप है या नहीं। चलिए अब आगे हम जानते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम, सर्व 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 अंग, सम मतलब बराबर, जिसका सब अंग बराबर हो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। सर्व अंग सम, जिसका सभी अंग बराबर हो वह सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये सर्वांगसम तब कहलाएगा जब दोनों, जैसे ये दोनों वृत्त तो है लेकिन समरूप तो हो जाएगा, क्योंकि सभी वृत्त समरूप होती हैं, एक जैसा है, देखने में एक जैसा है, इसका रूप एक जैसा है, तो क्या यह सर्वांगसम होगा या नहीं होगा। तो सर्वांगसम के लिए शर्त यह है कि इस आकृति को अगर इसके ऊपर रखा जाए तो पूर्ण रूप से ये ढक जाए, तब आप कहेंगे कि ये सर्वांगसम है। मतलब कि इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी भी त्रिज्या अगर 7 होगी तभी ये सर्वांगसम होगा, अन्यथा यह सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप तो हो जाएगा पर सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम के लिए शर्त यह है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, सर्व अंग सम, जिसका सभी अंग क्या हो, समान हो। मेरा एक हाथ जो है इसको अगर दूसरे हाथ पर रखते हैं तो अगर पूर्ण रूप से ढक जाए तब हम कहेंगे कि ये मेरा जो एक हाथ है दूसरे हाथ के क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के लिए क्या होना शर्त है, उसका आकृति जो है यानी जो आकार है वो बराबर होना चाहिए। जैसे अगर कोई वर्ग है, कोई वर्ग है जिसकी भुजा जो है 4 है, तो दूसरा वर्ग भी ऐसा ही होना चाहिए जिसकी भुजा 4 हो, तभी तो जब इसको हम इस पर रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या करेगा, ढक देगा, तब यह क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। जिसका सभी अंग सम यानी बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। कोई भी आकृति अगर आप देखें तो वह इस प्रकार का है, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका 2 5 3 2 3 5 ऐसा कोई आकृति है, 4 3 4 5 ऐसा कोई आकृति है, और अगर इसको हम देखें तो सभी भुजाएं इसकी बराबर है, 5 5 3 3 4 4। इसका मतलब ये दोनों जो है त्रिभुज बराबर है। अगर इस त्रिभुज को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या होगा, ढक जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। आगे हम लोग इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपने समरूप के बारे में समझा, चलिए आपसे मैं अब पूछता हूँ, आप खुद तय करिए। यहाँ पर दिया हुआ है समरूप या सर्वांगसम को भरना है। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, सोचिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, जी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। अभी अब मैंने आपको समझाया कि सर्वांगसम होने के लिए साइज का होना, एक साइज का होना जरूरी है। तो ये वृत्त जो है, कोई भी वृत्त एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेकिन इसका रूप जो होगा एक जैसा होगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आगे है, सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, जी सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सर्वांगसम तब होगा जब उसका भुजा भी बराबर होगा तब। तो कोई भी वर्ग अगर हम बनाएंगे तो उसका आकृति यही होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इसी रूप का होगा, यानी उसका रूप जो होगा समान होगा, इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। नेक्स्ट है, सभी ... त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी, यहाँ समद्विबाहु भरना है या समबाहु भरना है। सभी
त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं जी? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु हमेशा समरूप नहीं हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ हमेशा, कभी कभी समरूप भी होता है, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है हमेशा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज आप बनाएंगे, कोई भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ एंगल 60 होगा, यहाँ एंगल 60 होगा, यहाँ एंगल 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो कोण होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। कोई बड़ा भी त्रिभुज आप बनाएंगे तब भी एंगल 60 ही होगा। यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी 60 होगा। तो ये हमेशा समरूप होगा। अब थोड़ा हम जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या हमेशा समरूप होगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इस तरह का कोई त्रिभुज है, ठीक ना, जिसकी भुजा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। कोई ऐसी भी त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 है, 5 है, 4 है। तो देखिए इसकी भुजा जो है बराबर हो गई, सॉरी ये हमको समद्विबाहु दिखना था ना। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ आपका 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2√2 है। यह आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। कोई इस तरह का है, तो ये मान लीजिए आपका 3 है, ये 5 है। तो ये देखिए ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसका रूप एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा इसकी भी बराबर है और 2 भुजा इसकी भी बराबर है। तो ये समद्विबाहु तो है लेकिन समरूप नहीं है। इसका आकार देखने में अलग है और इसका आकार देखने में अलग है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर 4, BC बराबर 3, AC बराबर 5 तथा PQR में PQ बराबर 3, QR बराबर 4, PR बराबर 5 है, तो ABC त्रिभुज PQR का समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जहाँ पर AB जो है 4 है, AB जो है 4 है, BC जो है वह 3 है और AC जो है वह 5 है। फिर एक दूसरा त्रिभुज है PQR, जिसमें PQ जो है 3 है, PQ जो है 3 है और कह रहा है QR 4 है। तो QR हम बना लेते हैं, QR 4 है तथा PR जो है 5 है। अब दोनों आकृति को आप देखें, इसमें AB 4 है, BC 3 है, AC 5 है और इसमें क्या है आपका PQ 3 है, QR 4 है और PR 5 है। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि समरूप तो होगा ही होगा, समरूप तो होगा ही होगा, एक जैसा है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको मेंशन करना है कि ये समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। तो देखिए अगर इस आकृति को इसके ऊपर रखा जाए, इस आकृति को इसके ऊपर रखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से ढक जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा भी बराबर है, 5 5 3 3 4 4। तो ये तो एक तरह से समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। समरूप भी है, अगर इस आकृति को हम लोग थोड़ा सा इस भाग को इधर कर दें, अगर ध्यान से देखें तो एक रूप का भी है और इसका आकृति ऐसा कि इसको उसके ऊपर रखा जाए तो पूर्ण रूप से क्या होगा? ढक जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। इस तरह से लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। आगे अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या त्रिभुज जो होते हैं, अलग अलग त्रिभुज, कैसे हम पहचान करें कि वह त्रिभुज समरूप है तो कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रूल्स होता है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS। ये आप देखे होंगे, बहुत सारे किताबों में मिलता होगा ज़रूर।
तो भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड, जैसे कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है, और पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है। अगर इसका यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, देखिएगा साइड एंगल साइड, साइड यानी कि भुजा, एंगल यानी कोण, और फिर साइड। तो इसमें क्या है, ये कोण अगर बराबर इसके और यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, तब यह कहलाएगा कि यह समरूप है। यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ध्यान रखें, शर्त इसमें यह है कि जो कोण है इसमें का, इस त्रिभुज में का जो कोण है और इसमें का जो कोण है, इसके दोनों साइड वाले जो इस एंगल को घेर रहे हैं, ये दोनों साइड वाले भुजा ही इस त्रिभुज के भुजा के बराबर होना चाहिए, तब ये होगा। एंगल हो गया, बीच में इस साइड का ये इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तब यह कहलाएगा कि यह त्रिभुज समरूप है। ये प्रथम नियम है। भुजा कोण भुजा, ध्यान रहे बीच में आ रहा है क्या, कोण होना चाहिए और साइड में भुजा होना चाहिए, यानी कि आपका एक कोण बराबर हो और इस कोण को जो भुजा बना रही है, इस कोण को बनाने में जो भुजा लगी हुई है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो ये भुजा इस कोण को बना रही है, तो ये भुजा जो है इस त्रिभुज में बराबर होना चाहिए। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो यह भुजा इसके बराबर हो और यह भुजा इसके बराबर हो, तब हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समरूप है। और भी देख लेते हैं, MNO PQR। अब मान लीजिए कि यह कोण सपोज डेट 45 डिग्री का है और यह कोण 45 डिग्री का है, तो एक कोण बराबर हो गया और यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO और त्रिभुज PQR समरूप है। क्यों? क्योंकि यह एंगल इस एंगल के बराबर है और इस एंगल को जो बना रहे हैं भुजा, यह भुजा और यह भुजा, ठीक इस त्रिभुज में भी जो इस एंगल को बना रहे हैं वह भुजा के बराबर है। यह त्रिभुज में यह 45 डिग्री या 45 डिग्री है, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, तब यह कहलाएगा कि यह समरूप है। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज MNO समरूप है त्रिभुज PQR के। आगे जान लेते हैं, भुजा 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 साइड 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 SS समरूपता कहीं आपको मिला होगा, SSS समरूपता। ये सिंपल है, अगर कोई दो त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज है और इस दो त्रिभुज के अगर तीनों भुजा बराबर, जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, इसमें ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका भुजा भुजा भुजा, यह भुजा इस भुजा के, यह भुजा यह इस भुजा के और यह भुजा इस भुजा के, ना भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तब आप कहेंगे कि यह समरूप होगा। अर्थात आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं SS समरूपता से। तो ये आसान है। तीसरा, अगर कोण बराबर हो, कोई त्रिभुज है तीनों कोण बराबर हो, सपोज डेट कोई कहता है कि यह 60 है, यह भी 60 है, यह भी 60 है और इसमें भी कोई 60 है, 60 है, 60 है, तो ये तो आपका समबाहु त्रिभुज से समरूप हो जाएगा आसानी से, ये तो समबाहु त्रिभुज से हो जाएगा। पर कोई इस तरह का त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50 है,
यहाँ 70 है, यहाँ 60 है। देखिए इस त्रिभुज में इसको कुछ ले लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज में ये 70 डिग्री है, ये 50 है, ये 60 है। इस त्रिभुज में पी क्यू आर में ये 50 है, ये 70, ये 60। तो देखिए ये 50 इस 50 के बराबर हुआ, यह 60 इस 60 के बराबर हुआ, यह 70 इस 70 के बराबर हुआ। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये 3 नियम है, आसानी से समझ लीजिए। अगर 2 कोण भी बराबर हो जाता है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसका 2 कोण बराबर हो जाए, सपोज डेट यह 40 है, यह 40 है, यह 60 है, यह 60 है, तब भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 60 कितना हुआ, 100 हुआ, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180। तो 40 60 100 जब हुआ तो ये कितना का होगा, ऑटोमेटिक 80 का हो जाएगा। 40 60 ये 80 का हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाए, जैसे यह कोण इसके बराबर हो जाए और यह कोण इसके बराबर हो जाए, तीसरे की हमें आवश्यकता नहीं, अगर 2 कोण बराबर भी हो जाए तब भी आप कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समरूप है, यह त्रिभुज इसके समरूप है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।